जनरेट किया है, आई हैव जनरेटेड वन वेव, वो वेव जाकर लेट अस कंसीडर क्रस्ट था, वो इसको टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये वॉल है, करेक्ट है। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये क्रस्ट ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम क्रस्ट। जैसे ही क्रस्ट बनेगा तब तक ये वाला क्रस्ट यहाँ पे अराइव हो जाएगा। इस क्रस्ट का टकराने के बाद डायरेक्शन क्या था, ये, और इस क्रस्ट का डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये दोनों क्रस्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे क्योंकि ये क्रस्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर दो क्रस्ट एक दूसरे को ओवरलैप हो रहा है, बट दोनों के डायरेक्शंस क्या है, ये वाला जो क्रस्ट है, ये जब क्रस्ट इसके ऊपर आएगा तो ये वाला जो नीचे वाला क्रस्ट है ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर वाले क्रस्ट की एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टिकल की वेलोसिटी, सॉरी रिजल्टेंट जो एनर्जी की वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की, वो क्या हो जाएगी, एक एनर्जी, एक वेव इस डायरेक्शन में भेज रहा है, एक वेव इस डायरेक्शन में भेज रहा है, जो अभी ये जो नया वाला आ रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी नेट वेलोसिटी जो होगी, एनर्जी जीरो नहीं है, पार्टिकल के पास एनर्जी है, बट उस पार्टिकल के एनर्जी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे जीरो होती है, सॉरी सिर्फ एक ही पॉइंट पे जीरो होती है, जिसको हम क्या बोलते थे, नोड्स। एंटी नोड्स क्या था, जहां पर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था, दैट वाज कॉल्ड एज एंटी नोड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज योर एंटी नोड। जो पार्ट जहां पर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज एंटी नोड, और जहां पर पार्टिकल फिक्स हो जाता है, बाउंड हो जाता है, ऐसे पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। यहाँ पर पार्टिकल बिल्कुल मूव, एनर्जी तो छोड़ो, पार्टिकल ही मूव नहीं होता, यहाँ पे पार्टिकल ऊपर नीचे मूव हो रहा है, बट उसकी एनर्जी यहीं पे फिक्स हो गई है, क्योंकि पार्टिकल के एनर्जी की जो वेलोसिटी है इट हैव बीन स्टॉप्ड, नेट वेलोसिटी हैव बिकम जीरो, बिकॉज वन वेव इज ट्राइंग टू पुश द पार्टिकल का एनर्जी इन दिस डायरेक्शन, एंड वन वेव जो न्यू आके इससे ओवरलैप हुई है वो उसको इस डायरेक्शन में पुश कर रही है। So net velocity of this particular particle in any of the direction becomes zero. ये समझा चीज? वो सॉरी मैम, मैं एनर्जी ट्रांसफर बोल रही थी, एनर्जी ट्रांसफर तो एब्सेंट है ना, तो इसलिए मैं गलती से जीरो बोल दिया। ओके फाइन, चलेगा। हाँ। अब चीजें क्लियर है, दैट इज क्या हुआ मैम? मतलब वो जो यहाँ revise first, then we will go ahead with the new part. What was the general equation of a stationary wave? Anyone? पढ़ा था हमने? Please unmute yourself and say. Y equals to y equals to a sin omega. a sin omega t. Okay. अब ये a sin omega t, एक मिनट यार, is it clear now? मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। इससे पाने का क्या रीजन था, जो कि जब पहले से ही हमने उसमें एक्स इंट्रोड्यूस किया था, बता सकते हो फेज में ओमेगा टी आने का रीजन क्या है? Here, am I audible? मैम your voice is Can breaking. anyone voice is breaking? Wait for a while. यहाँ पर x नहीं आने का क्या रीजन है? X equals यहाँ to पे 0. x नहीं आने. Can you explain why there is no x in this part? Sin का function में there is no x. आप पढ़ के आए हो गाइस? हेलो हाँ, मिस, वो पाथ मतलब कवर नहीं करता, वो सिर्फ टू एंड फ्रो होता रहता है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये साइन ओमेगा टी आने का सिर्फ इतना रीजन था कि यहाँ पर x नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पार्टिकल का ये जो y डिस्प्लेसमेंट है वो x के साथ मूव नहीं होता है, इट ऑलवेज रिमेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ x, वो हमेशा उसी x पे प्रेजेंट होता है। और आपका जो एम्पलीट्यूड है, योर एम्पलीट्यूड वाज गिवन बाय द फॉर्मूला 2a cos of 2 pi x by lambda, मीन्स एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ x। एम्पलीट्यूड जो है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक अलग अलग, यहाँ पे हर पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है वो अलग अलग एम्पलीट्यूड से परफॉर्म करता है। मीन्स अगर x is equals to 1 पे एक पार्टिकल है,
उसका एम्पलीट्यूड SHM का कुछ और होगा। लेट अस कंसीडर वो 2 सेंटीमीटर से x इज इक्वल्स टू 0, तो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होगा क्योंकि वो नोड है, नोड पे जो पार्टिकल होता है वो बिल्कुल मूव नहीं होता। x इज इक्वल्स टू 1 है, x इज इक्वल्स टू 1 पे जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड लेट अस से 2 सेंटीमीटर है, उसके SHM का। x इज इक्वल्स टू 3 पे जो पार्टिकल है उसका SHM का एम्पलीट्यूड इज 3 सेंटीमीटर। मींस ये जो एम्पलीट्यूड है हर पार्टिकल का x के हिसाब से चेंज होता है, बट ये जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर x ना आने के पीछे इस फेज में x ना आने की एक्सप्लेनेशन है कि जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल की पार्टिकल का है वो x के साथ चेंज नहीं होता। स्टिल माय वॉइस इज ब्रेकिंग। What is happening बारे में डिस्कस। said two coming from opposite direction overlap, they form stationary waves. हमने उसका इक्वेशन डिराइव किया। We took one wave I1 is equals to S 2 pi nt minus x by lambda, correct? And Y2 we took as here I took 2 as A sin 2 pi nt, सुपर इम्पोजिशन किया। ये माइनस और प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये माइनस साइन it means that it is moving towards positive side. This plus sign it means that it is moving towards negative side. So simply it will be an addition of the two, which we have already done, and we got a equation as y is equals to a sin of omega t, which I asked you that this here we are introducing x here. हमने ट्रैवलिंग वेव में ये x0 ले लिया था, बट यहाँ पे हम x इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट स्टिल हमको फेज के अंदर x नहीं दिख रहा है। इट सिंपली मीन्स दैट योर पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग विथ x। आपके पार्टिकल, आपका जो पार्टिकल का वेव है, सॉरी, आपका जो पार्टिकल का वेव है वो x के साथ मूव नहीं होता, वो अपनी ही जगह पे रह जाता है। और उसका रीजन मैं बता चुकी हूँ कि वहां पे इसलिए वेव वहीं पर रुक जाता है, वहीं पर एनर्जी रुक जाती है, बिकॉज दो डायरेक्शन से एनर्जी आने की वजह से उनका नेट वेलोसिटी 0 हो जाता है उस पर्टिकुलर पार्टिकल का उस पॉइंट पे। सो ये पार्ट, ये जो फेज का पार्ट है, ये यही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर यहाँ पर ये जो फेज का पार्ट है, ये अगर ऐसा कुछ आता जैसा ट्रैवलिंग वेव में आता है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ऐसा कुछ आता, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल का एनर्जी है वो एक्स के साथ वेरी हो रहा है, जो कि हमारे ट्रैवलिंग वेव में था। बट यहाँ पे वी आर ओनली गेटिंग ओमेगा टी। इट मीन्स दैट पार्टिकल का एनर्जी, हियर वेट, द पार्टिकल का एनर्जी इज नॉट मूविंग विथ एक्स, इट इज बीइंग फिक्स्ड देयर। ओके, ये वहीं पर फिक्स्ड हो गया। पार्टिकल की एनर्जी ना लेफ्ट में जा रही है, ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वो वहीं पर रह चुकी है, वहीं पर रुकी हुई है। ओके, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके, नाउ हियर दिस एम्पलीट्यूड वाज गिवन बाय 2a cos of 2 pi x by lambda. It means Hello, miss. amplitude is a function of x. Yes. हेलो Anyhow, मिस। इस ओमेगा टी के साथ प्लस माइनस के इंट्रोड्यूस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो फेज है पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल के एनर्जी का फ्लो है, वो ना तो वो बिल्कुल भी एक्स पे डिपेंड नहीं करता। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ना वो राइट साइड में जाता है, ना वो लेफ्ट साइड में जाता है। उस पार्टिकल के पास एनर्जी है, बट ये पार्ट ये दिखा रहा है कि वो एनर्जी जो है वो प्रोपगेट नहीं होती। दिस इज योर प्रोपगेशन। ये आपको प्रोपगेशन में डिस्कस करता है। दिस केस प्रोपगेशन कांस्टेंट। यहाँ पर ये एक्स होने के पीछे एक्सप्लेनेशन है कि आपके जो पार्टिकल का वेव है, इट डज नॉट गेट प्रोपगेट, क्योंकि वेव प्रोपगेट होगा तो एनर्जी प्रोपगेट होगी। सो ये जो ओमेगा टी है, इसके साथ ये kx ना मिलने के पीछे रीजन ये है कि ये जो एनर्जी होती है, ये ना लेफ्ट ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है, ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है, वो वहीं पर फिक्स्ड पड़ी रहती है। सिर्फ टू एंड फ्रो ऊपर नीचे वाइब्रेट होती है। ओके, और ये जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, विच इज गिवन बाय 2a cos of 2 pi x by lambda, ये एम्पलीट्यूड जो है ये x का फंक्शन है। कैसे x का फंक्शन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स कंसीडर दिस इज स्टैंडिंग वेव। ये जो स्टैंडिंग वेव बना हुआ है, ओके, नाउ दिस आर द, ये आपका स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फिर रिफ्लेक्शन की वजह से, करेक्ट। सो यहाँ पर
साइन ऑफ ओमेगा टी एक्सप्लेन्स हियर इन स्टेशनरी वेव, साइन ऑफ ओमेगा एक्सप्लेन के साथ kx नहीं है, kx नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इनकी एनर्जी प्रोपगेट नहीं हो रही है। दिस एक्सप्लेन्स यू अबाउट द प्रोपगेशन। यहाँ पे x आने के ना आने के पीछे ये रीजन है कि इनका प्रोपगेशन हो ही नहीं रहा है इसके साथ, ये वहीं पे फिक्स्ड है, हर पार्टिकल अपने पॉइंट फिक्स्ड है और वहीं पर ऊपर नीचे स्टफ कट ऑफ बना। और एम्पलीट्यूड में 2a cos ऑफ 2 pi x by lambda रीजन ये है, हर पार्टिकल जो एम्पलीट्यूड है आपको पता Hello, है miss. पार्टिकल एक्सेप्ट नोड 1। हेलो मिस, वो ऊपर बोलो। नीचे होगा ना हाँ बोलो। मिस, वो ऊपर नीचे होगा ना क्या? वही पार्टिकल किस चीज की बात कर रहे हो? मिस? हाँ। जब क्या वो, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं होंगे, हाँ वो वाला नहीं होगा, बट नोड जो एंटी पार्टिकल नोड, नहीं, हाँ हाँ इन- एंटी नोड एरिया वाला होगा ना। बाकी हाँ बाकी होगा होगा होगा। ओके, अब जरा ध्यान से समझो कि ये 2a cos ऑफ 2 pi x by क्या समझाना चाह रहा है। जब यहाँ पर पार्टिकल अपनी जगह पे SHM परफॉर्म कर रहा है तो होगा ये कि ये समझाता है कि इन स्टैंडिंग वेव, इन प्लीज नाउ कॉम्प्रोमाइज द थिंग्स, इन स्टैंडिंग वेव्स हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है SHM का, हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है SHM का वो x के साथ चेंज होता जाएगा। ये पहला, ये जो ये वाला पार्टिकल है, लेट अस से दिस पार्टिकल है x इज इक्वल्स टू 1, ये x इज इक्वल्स टू 0 पे बैठा हुआ पार्टिकल है, ये x इज इक्वल्स टू 1 पे है, तो हो सकता है x इज इक्वल्स टू 1 वाला 1 सेंटीमीटर से मूव हो खाली, Hello, मतलब miss. 1 से जो x इज इक्वल्स टू 1 पे, वेट अमन, जो x इज इक्वल टू 1 पे बैठा है उसका एम्पलीट्यूड है कितना होगा 1 सेंटीमीटर, जो x इज इक्वल टू 2 पे बैठा है उसका एम्पलीट्यूड होगा 2 सेंटीमीटर, मतलब वो भी SHM परफॉर्म करेगा, इट विल आल्सो परफॉर्म SHM, बट अब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड x के साथ चेंज होता रहता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, यही चीज ट्रैवलिंग वेव में नहीं होती। ट्रैवलिंग वेव में पहले आप ये समझो हियर कि आपको स्टैंडिंग वेव समझा या नहीं, हेलो मिस। आपको समझा सिर्फ यस हेलो मैम, वॉइस मिस मैं लीव करके आऊँ क्या? मिस बहुत यस ज्यादा ब्रेक, मतलब आपका। हेलो मिस। हाँ हाँ, suppose a sin of omega t, this explains you the propagation। यहाँ पर x ना आने के पीछे रीजन ये था कि ये चीज एक्सप्लेन करता है कि आपका पार्टिकल का जो वेव है वो x के साथ प्रोपगेट नहीं होता। Here amplitude was a function of x, it means हर पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, ये तो हमको पता है, करेक्ट है। हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा SHM का, जो SHM का एम्पलीट्यूड होगा वो x के साथ अलग अलग आएगा। ये जो पार्टिकल होगा इसका SHM अलग हो, इसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा, इस पार्टिकल के SHM का एम्पलीट्यूड अलग होगा। मींस इन स्टैंडिंग वेव एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ x के साथ आपका एम्पलीट्यूड वैरी करता है। क्लियर विद द थिंग्स? सो this is what this general equation explains you, that y is equals to a sin of omega t. Along with omega t there is no x, it means the waves are not propagating, and this x is a function, sorry, this amplitude is a function of x, it means that हर पार्टिकल का SHM का एम्पलीट्यूड x के साथ चेंज होता है। क्लियर विद द पार्ट? इट वेरीज अकॉर्डिंग टू x। होप यू आर क्लियर विद द थिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेशनरी वेव समझा है? कुछ डाउट है यहाँ तक तो प्लीज पूछो, और शुड आई गो अहेड? इज इट ऑडिबल टू एवरीवन मैम, नाउ? अभी आपने सिर्फ इतना ही बताया ना कि स्टैंडिंग वेव का एक इक्वेशन, एक्सप्लेन किया। ये इसमें एक्चुअली प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं समझा मैम, एक्स क्यों नहीं रहेगा? इट मीन्स दैट कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो भी फेज है उसको x से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पार्टिकल यहीं पर रुका रहेगा, मतलब हमेशा ये पार्टिकल हाँ। उसी x पॉइंट पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो आपको x बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रोपगेशन नहीं हो रहा है, तो हमेशा एट दैट टाइम वो पार्टिकल उसी x पे प्रेजेंट रहने वाला है, तो उसको x से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये पार्ट जो है ये आपके प्रोपगेशन को एक्सप्लेन करता है. दिस एक्सप्लेन्स द प्रोपगेशन. This part explains the propagation of a wave. But since here you know wave is not propagating. Wave is not propagating. That's why x is not introduced here. जो x है वो यहाँ पर present है. This is explaining that your amplitude is a function of x here. आपका जो amplitude है वो हर एक x के point पर अलग होगा. समझा? चीजें क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? मैम अभी अपने एंटी नोड का बताया तो ऐसा नोट्स पे कुछ रहेगा? नोट्स पे आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक. फिलहाल ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझा? ये क्या समझा रहा है वो समझा? आकांक्षा जरा म्यूट करो खुद को. हेलो हेलो मिस. आकांक्षा जरा मुझे ये समझाओगे क्या तुम? व्हाट डज दिस sin ओमेगा t रिप्रेजेंटिंग why x is not there? क्योंकि मिस वो एक ही पॉइंट पे लूप फॉर्म कर रहा है, एक ही पॉइंट पे से ऊपर नीचे जा रहा है, तो पाथ डिफरेंस 0 है, इसीलिए सिर्फ ओमेगा टी है. एग्जैक्टली. मींस वो पार्टिकल का जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, वो उसी पॉइंट पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है. ओके, सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर x इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है. फाइन, लेट अस गो अहेड नाउ. इस चीज को और बेटर वे में मैं आगे जाके समझाऊंगी कि इसका मतलब और भी कुछ है. वी विल अंडरस्टैंड इट फर्दर. ये सबको समझा कि एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ योर एक्स. मींस हर एक्स पे जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, हर पार्टिकल का, लेट अस कंसीडर x इज इक्वल्स टू 1 पे ओम बैठा है, तो ओम का जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो 1 सेंटीमीटर है. अगर x इज इक्वल्स टू 2 पे अमन बैठा है तो अमन का जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है. इट मीन्स कि आपका जो एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं बढ़ता ही रहे, यहाँ पे रेड्यूस भी हो रहा है. यू कैन सी सबसे मैक्सिमम एंटीनोड पे होता है, यहाँ पे रेड्यूस भी हो रहा है. मतलब ये है कि ये एम्पलीट्यूड जो है somewhere it is a function of x. x के साथ एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस. पार्टिकल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है. क्लियर विद द पार्ट? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव. अभी फिलहाल मैं उसको ट्रैवलिंग वेव से कंपेयर ही नहीं करूंगी, हम सीधा लास्ट में सारी बातें एक साथ कंपेयर करेंगे. जरा एक और बात समझना, जब हम वेव का इक्वेशन लिखते हैं, शायद इस चीज से और ज्यादा क्लियर हो आपको कि क्यों x यहाँ पे नहीं आया. जब हम वेव का इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t, ऐसा कुछ लिखते हैं. ठीक है, अब दिस इज सम थीटा एंड दिस इज आल्सो सम थीटा. अगर आपको याद हो, इस पार्टिकल का थीटा है और इस पार्टिकल का थीटा है. बहुत इंपॉर्टेंट कुछ समझाने जा रही हूँ, जरा ध्यान से समझना इस चीज को. ये थीटा जिस पार्टिकल को हम कंपेयर करते थे उसका था. ये थीटा कौन से पार्टिकल का था? इसका था. अब वहां पर क्या हो रहा था, जब हमने एक ट्रैवलिंग वेव के बारे में डिस्कस किया था. प्लीज एवरीवन चीजों को जरा समझो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम इसीलिए ले रही हूँ कि आपको चीजें समझे, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े. जब हम वहां पर एक वेव बना रहे थे, ऐसा कुछ वेव हमने बनाया था, हमने क्या किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते वक्त यहाँ पर एक थीटा था और यहाँ पर एक थीटा था. करेक्ट? हमने एक सर्कल बनाया था, वी ड्रॉ वन सर्कल, और हमने यहाँ से और यहाँ से हमने थीटास को कंपेयर किया था. हमने कहा था इस थीटा को, हमने कहा था ये जो ऊपर वाला थीटा है उसको हम kx से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नीचे वाला थीटा है उसको हम ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे. और हमारा इक्वेशन ऐसा कुछ बना था. अब ये जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आया, जनरल रिजल्टेंट इक्वेशन, उसमें हमको क्या आया, a साइन ऑफ सिर्फ ओमेगा टी, ये x नहीं आया. इसका मतलब क्या है जरा समझो. हम इन दोनों को क्यों कंपेयर कर पाए थे, क्योंकि यहाँ से वेव आगे की तरफ पास हुआ था और हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे. बट स्टैंडिंग वेव में ऐसा कुछ नहीं होता. स्टैंडिंग वेव में कोई वेव पास नहीं होती. स्टैंडिंग वेव में कोई वेव पास नहीं होती और जो पार्टिकल जहां पर है उसी पॉइंट पे फिक्स्ड होता है. जो वेव जहां पर है उसी पॉइंट पे फिक्स होता है. तो आप किसी को भी पहले वाले पार्टिकल से कंपेयर नहीं कर सकते, उसका अपना खुद का ही एक पॉइंट होगा.
यू कैन नॉट कंपेयर। यहाँ पे हम क्यों कंपेयर कर पा रहे थे? क्योंकि यहीं से वेव आगे गई थी, यहाँ पर वेव आगे नहीं जा रही है। वेव अपनी अपनी, वेव की जो एनर्जी है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ओके, वेव इज नॉट पासिंग हियर। हर पार्टिकल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। नन ऑफ द एनर्जी इज पासिंग हियर, सो वी कैन नॉट कंपेयर दिस थिंग्स। दूसरी बात, जब एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रही है और तुम सेम टाइम पे पूरी वेव को देख रहे हो सेम टाइम पे, और एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रही है, तो फिर क्या होगा? हर पार्टिकल का जो फेज होगा उस टाइम पे, होप यूर अंडरस्टैंडिंग, हर पार्टिकल का जो फेज होगा वो कांस्टेंट होगा। द फेज विल बी कांस्टेंट। मींस जो एंगल ये पार्टिकल अपने एसएचएम पे बना रहा होगा, वही एंगल ये पार्टिकल अपने एसएचएम में बना रहा होगा, वही एंगल ये पार्टिकल भी अपने एसएचएम में बना रहा होगा। इसका मतलब ये जो फेज है, इसको एक्स से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हर पार्टिकल का फेज इज सेम। यहाँ पर हर पार्टिकल का फेज सेम नहीं था। क्यों सेम नहीं था? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आगे जा रही थी। एनर्जी आगे जा रही, तो जो पार्टिकल बहुत ज्यादा वाइब्रेटेड था वो शांत हो गया। ये पार्टिकल की एनर्जी और आगे गई तो ये पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई, ये पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई। तो हर पार्टिकल का एंगल अलग अलग होगा। जो हर पार्टिकल एंगल बना रहा है अपने एसएचएम पे, वो इसमें, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर हर पार्टिकल का फेज इज डिफरेंट। क्योंकि पहले वाले पार्टिकल के पास बहुत एनर्जी थी, दूसरे वाले पार्टिकल के पास जैसे ही यहाँ से एनर्जी आगे पास हुई, दूसरे वाले पार्टिकल के पास थोड़ी एनर्जी बढ़ गई, तीसरे वाले पार्टिकल के पास थोड़ी एनर्जी बढ़ गई। तो हर पार्टिकल अपने एसएचएम में अलग अलग पोजीशन पे बैठा हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग में, होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस? यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आर सिटिंग, यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। इसने क्या किया? अपनी एनर्जी इसको दे दी। अब इस पार्टिकल के पास थोड़ी एनर्जी कम हो गई होगी। अब इसको देखते हैं, इसने जैसे ही इसको एनर्जी पास आउट की, इस पार्टिकल के पास अब ये आगे पास आउट करेगा। मतलब हर पार्टिकल अलग अलग फेज पे बैठा हुआ है। हो सकता है ये पार्टिकल ने एनर्जी दे दी हो और वापस मीन पे आ गया हो सकता है ये पार्टिकल ने एनर्जी लेने के बाद ये थोड़ा सा आगे एंगल पे बैठा हो, ये पार्टिकल और एनर्जी लेने के बाद थोड़ा सा आगे एंगल पे बैठा हो। मतलब हर पार्टिकल जो है, हर पार्टिकल का जो फेज है विच इज गिवन बाय kx माइनस ओमेगा टी, हर पार्टिकल का जो फेज है वो x के साथ चेंज होता जा रहा है क्योंकि एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग? बट यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रही है। जो इस पार्टिकल के पास एनर्जी है वही है, जो इस पार्टिकल के पास एनर्जी है वही है, जो इस पार्टिकल के पास एनर्जी वही है। मतलब जब मैं एक टाइम t के बाद सबको देखती हूँ, जब मैं एक टाइम t के बाद सबको देखती हूँ, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जब एनर्जी पास ही नहीं हो रही है तो हर पार्टिकल सेम एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे। जब वो सेम एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जितने एंगल पे ये बैठा होगा उतने ही एंगल पे ये भी बैठा होगा, उतने ही एंगल पे ये भी बैठा होगा, उतने ही एंगल पे ये भी बैठा होगा। जब इसने इन सब में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो सारे के सारे एक ही फेज पे बैठे होंगे, एक्स के साथ वो चेंज होंगे नहीं। यहाँ पे एक्स के साथ चेंज होने का रीजन ये था कि हर पार्टिकल अपनी एनर्जी आगे वाले को देता जा रहा था। तो जैसे जैसे वो देता जा रहा था, पीछे वाले पार्टिकल का एंगल कम हो गया, इसके पीछे वाले पार्टिकल का एंगल और कम हो गया, इसके पीछे वाले पार्टिकल का एंगल और कम हो गया। सो हियर ईच एंड एवरी फेज वाज गेटिंग चेंज्ड। बट यहाँ पे सिंस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सब अपनी अपनी एनर्जी लेके फिक्स करके बैठे हुए हैं। तो जब मैं सेम टाइम टी पे देख रही हूँ सब पार्टिकल को, तो सारे के सारे पार्टिकल का जो फेज है वो समझो, अगर फर्स्ट पार्टिकल का फेज उस टाइम पे 2 पाई है तो सारे पार्टिकल का फेज उस टाइम पे 2 पाई है। मींस एक्स से उसके फेज को कोई फर्क पड़ रहा नहीं है बिकॉज एनर्जी इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड। आर यू क्लियर विद द कांसेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रांसवर्स वेव एंड स्टेशनरी वेव? यहाँ पे फेजेस अलग अलग क्यों आ रहा है और यहाँ पे सबका फेज एक ही क्यों आ रहा है? क्यों यहाँ पर फेज जो है, ये जो ओमेगा टी है, ये एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा है? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्लीज आंसर, आई वांट योर डिस्कशन हियर। समझ में आया? यस मैम। अमन, Aman, are you there? Aman, are you there? Aman.
नहीं मिस, नहीं है वो। नहीं है? ओके, सौरभ आर यू देयर? सौरभ, हाँ मिस। सौरभ ये चीज एक्सप्लेन कर सकता है जिस तरीके से मैंने समझाई? यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है फेज में kx माइनस ओमेगा टी क्यों आया और यहाँ पर x क्यों नहीं आया? अब समझा सकता है कि यहाँ पर क्यों हर पार्टिकल का मैम, फेज वाज डिफरेंट? कि मैम वहाँ पर उनका कुछ तो भी हॉरिजॉन्टल जो ये होता है डिस्टेंस वो कवर किया होता है, और यहाँ पर वो x0 होता है। नहीं, नो, दिस इज नॉट द मैम करेक्ट। वो अमला, कैन यू मैम एक्सप्लेन? वो भी आगे जा रही है ना जो ऊपर है, हाँ और मैम जो आपने यहाँ पे नीचे बनाया है वो रुकी हुई है ना। हाँ, ये तो स्टैंडिंग वेव है, ये रुकी हुई वेव ही होगी। इसलिए मैम उनका जो ये होगा फेस एंगल मैम वो बार बार चेंज होगा ना, क्योंकि वो आगे जा रहे हैं। तो फिर जो 0 है उनका ओरिजिन है, वहाँ से वो लोग आगे जा रहे हैं। तो पहले अगर किसी का π/2 होगा तो बाद में चेंज होकर वो कुछ और होगा, पाई होगा, फिर ऐसे आगे और 270 260 ऐसा होगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उनका जो ये है स्टेट है वो फिक्स, मतलब जो इनका ये है पोजीशन है वो फिक्स है, वो आगे नहीं जा रहे हैं। ओके, बट ओके फाइन, कहीं ना कहीं सौरभ का एक्सप्लेनेशन करेक्ट था, बट मुझे और मॉडिफाइड एक्सप्लेनेशन चाहिए। कोई दे सकता है? आकांक्षा देगी? आकांक्षा हाँ मिस। ये एक्सप्लेनेशन देगी दोनों का? मिस यार ट्रैवलिंग वेव्स का क्या होता है, हम लोग दो एंगल कंसिडर करते हैं, ओमेगा टी हाँ। और केएस दोनों ओरिजिन से। तो इसीलिए दोनों एंगल्स चेंज होता है, क्योंकि एक्स आगे आगे बढ़ते जाता है। बट अगर हम स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं तभी ओमेगा टी तो रहता है बट केएक्स नहीं रहता, बिकॉज वो एक ही जगह पे वो एक्स रहता है, एक्स का चेंज नहीं होता। मेरे को एनर्जी के टर्म, आकांक्षा मेरे को एनर्जी के टर्म्स में समझा सकती है? कैन यू एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी? या मिस एनर्जी भी ट्रांसफर होता है, स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी एक ही जगह पे रहता है। ओके, तो एनर्जी ट्रांसफर होने से यहाँ पर क्या होता है? क्यों सबके फेजेस अलग अलग हो रहे हैं? क्यों एक्स के साथ फेजेस चेंज हो रहे हैं? दिस इज फेज, करेक्ट? हर एक्स के ऊपर फेज अलग होता है, करेक्ट है ना? तो यहाँ पर फेज अलग है, यहाँ पर फेज अलग है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द फेज इज गेटिंग डिफरेंट एट डिफरेंट एक्सपोजिशन इन ट्रैवलिंग वेव्स? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एनर्जी भी चेंज हो रहा है इसमें। नो, ओम समझा सकता है? हाँ मैम, एक बार वो क्वेश्चन समझा? बोलो ना मैम, थोड़ा आपका आवाज तभी लैग हो रहा था। मुझे सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पर मुझे फेज में सिर्फ ओमेगा टी आ रहा है, ओके। यहाँ पे फेज में kx माइनस ओमेगा टी आ रहा है। मैंने आपको हाँ। पहले एक्सप्लेनेशन में ये समझाया कि ये जो ट्रैवलिंग वेव होता है इसका फेज जो है दिस इज प्रोपगेशन, ये प्रोपगेशन के बारे में समझाता है। यहाँ पे प्रोपगेशन हो रहा है इसलिए हमको kx माइनस ओमेगा टी आया। हाँ। यहाँ पे प्रोपगेशन जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इसलिए ओमेगा टी आता है। यस इसका मैम। एक्सप्लेनेशन मैंने तुमको एनर्जी के टर्म से समझाया, समझा सकते हो? हाँ, अपना जो ट्रैवलिंग वेव्स होता है, ट्रैवलिंग वेव्स, उसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपना एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। सो और ये जो स्टैंडिंग वेव लेंगे ना मैम, हाँ, उसमें एनर्जी इस ट्रांसफर होता है, लेकिन क्या हो जाता है मैम, जो नेट वेलोसिटी रहता है एनर्जी का वो 0 हो जाता है। तो ट्रांसफर कैसे होगा? नेट वेलोसिटी 0 हो गया तो? हाँ, तो नहीं मैम, ट्रांसफर लाइक क्या होता है ना, वन साइड लेफ्ट साइड से समझो क्रस्ट वॉल को, ये वही पहले वाला एग्जांपल, ट्रफ आया और ये साइड वाला भी ट्रफ, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला ट्रफ जब मिलेगा तो दोनों साइड का एनर्जी, मतलब LHS और RHS का एनर्जी कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन इन द सेंस मींस अपोजिट डायरेक्शन रहता है, तो ये वही कारण की वजह से वेलोसिटी उनका 0 बोलते हैं। वो उसमें एनर्जी है बट ट्रांसफर इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि नेट 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे समझो एवरीवन, यहाँ पे ध्यान दो वापस से। दिस इज ट्रैवलिंग वेव्स के पार्टिकल्स, दिस इज स्टैंडिंग वेव के पार्टिकल्स, ठीक है? इन दोनों को क्या है जरा ध्यान से समझो।
वापस से समझा रही हूँ इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी कि यहाँ पर मुझे जनरल इक्वेशन में सिर्फ ये क्यों आया, वापस आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। और यहाँ पे मेरा जनरल इक्वेशन में अगर इफ आई इंट्रोड्यूस एक्स सो इट विल बी के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जरा ध्यान से सॉरी 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 मैम उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया सॉरी। y is equals to a sin of it will be omega t minus kx और kx minus omega t it will be simply a sin of omega t। वापस से समझो जरा क्या समझा रही हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। जब तक चीजों को समझोगे नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगी इस चैप्टर में, क्योंकि यही मेन पार्ट है इसका समझने का। अब जरा ध्यान से समझो। दिस इज रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर ट्रैवलिंग वेव, दिस इज रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर योर स्टैंडिंग वेव। अब जरा समझो, each and every particle is performing SHM, मानते हो या नहीं? Yes or no? Please Yes. answer. Yes. You have to involve. Yes. Unmute yourself and answer. जो बोलती जाती हूँ वो अगर एक्सेप्ट करते हो तो अनम्यूट करो और आंसर करो, क्योंकि मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब मुझे समझना है कि तुमको समझा या नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। हर पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है, यू एक्सेप्ट दिस? Yes. यहाँ पे भी हर पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है, यू एक्सेप्ट दिस? Yes. Here also Yes. particle performs SHM. But here what happens? Since it is a traveling wave, ये पार्टिकल क्या करता है? अपनी एनर्जी आगे वाले को देता है, ट्रांसफर Correct है? करता है। ट्रांसफर करता है, बराबर है? इसने ट्रांसफर किया, इसका समझो एक एम्पलीट्यूड। सब पार्टिकल्स यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड। इसकी खासियत ये है कि इसमें सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही इसने अपनी एनर्जी आगे वाले को दी, वो सेम पोजीशन पे बैठा रहेगा क्या? सेम फेज रहेगा नहीं। क्या उसका? नहीं। नहीं। ये वाला जैसे ही इसने आगे ट्रांसफर की एनर्जी, अभी भी ये सेम फेज पे बैठा रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि नहीं। इसमें एनर्जी जा रही है। जैसे जैसे वो एनर्जी आगे रहेगा वाइब्रेट करके, उसका फेज चेंज होता जाएगा। मतलब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से एक्स के साथ जो बैठे हुए पार्टिकल्स है उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फेज है, वो चेंज हो रहा है। इसने जैसे एनर्जी आगे ट्रांसफर की, इसका एंगल कुछ और कवर होगा। ये इसने जैसे ट्रांसफर की, हो सकता है इसके पास एनर्जी आई, ये अगर समझो लेट अस कंसीडर 5 पे है, ये 5.2 पे हो जाएगा, ये 5.3 पे हो जाएगा, ये 5.4 पे हो जाएगा। मतलब हर एंगल SHM पे परफॉर्म किया हुआ है, हर पार्टिकल एक अलग अलग एंगल को कवर करता हुआ जाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग? पहला वाला पार्टिकल हो सकता है उसने एनर्जी दे दी, अब वो आ गया पीछे की तरफ। जैसे इसके पास एनर्जी आई, ये थोड़ा आगे की तरफ गया, तो दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस हो गया। एक पार्टिकल 0 पे है, एक पार्टिकल थोड़ा सा आगे गया, दूसरा पार्टिकल और थोड़ा सा आगे गया। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फेज डिफरेंस है। हर पार्टिकल का एक्स के साथ, हर पार्टिकल का एक्स के साथ जो फेज है, ये जो फेज है वो चेंज होता जा रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल अपनी एनर्जी आगे वाले को पास कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रैवलिंग वेव। पार्टिकल की एनर्जी, जो पहला वाला पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी दूसरे वाले पार्टिकल से कम हो जाएगी। एम्पलीट्यूड भले वो सेम रखे, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड वो भले सेम रखे, बट हर पार्टिकल एक अलग अलग पॉइंट पे उसी एम्पलीट्यूड में प्रेजेंट होगा। हो सकता है पहला वाला पार्टिकल इसको देके मीन पे चला गया हो, ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ गया हो, ये वाला पार्टिकल और थोड़ा सा आगे बढ़ गया हो, ये वाला पार्टिकल थोड़ा एक्सट्रीम पे चला गया हो, ये पार्टिकल एकदम ऑलमोस्ट टू द एक्सट्रीम। मतलब हर पार्टिकल का जो एंगल होगा, जो फेज होगा, वो एक्स के साथ चेंज होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अंडरस्टैंड? पहले पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई, हो सकता है उसने एनर्जी देके वो मीन पे आ गया, मीन से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। ये पार्टिकल को भी नई नई एनर्जी मिली, हो सकता है ये मीन से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा हो, ये पार्टिकल को फिर नई एनर्जी मिली। अब ये क्या होगा? ये अलग पॉइंट पे होगा, ये अलग फेज पे होगा, ये अलग फेज पे होगा। मतलब एक्स के साथ एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से हर पार्टिकल का अपने ही एम्पलीट्यूड पे अलग अलग फेज, अलग अलग पोजीशन होगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हियर एवरीवन? Yes. नहीं समझा? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड, आई कैन नॉट सी यू। इसलिए मैं बार बार चीजों को वही, क्यों, अगर मैं चाहती तो मैं चैप्टर का बहुत कुछ पढ़ाकर खत्म कर चुकी होती, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाँ मैम, गाइस? थोड़ा सा। यस मैम। ओके ठीक है, फाइन, आई विल गो फॉर स्लो, बट तुम लोग रिस्पॉन्ड तो करो। यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग।
ऐसी चीजों पे आके रिस्पॉन्ड करते हो, ब्लर है, सुनाई नहीं दे रहा है। जब क्वेश्चन आंसर्स पूछती हूँ तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। मिस वहां भी रिस्पॉन्ड करो ना कि मिस नहीं समझ हेलो रहा है, मिस समझ रहा है। हाँ मिस हेलो मिस मिस वो स्टैंडिंग वेव में आपने बोला कि हर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म अभी फिलहाल करता इस है, पे मत आओ। हाँ, पर वो नोट्स तो नहीं करता ना। सिर्फ नोट्स नहीं करता, उस हाँ पे भी आ रही हूँ मैं। फिलहाल इसके बारे में हम नहीं सोच रहे, फिलहाल ये समझो हाँ वो कि इसमें समझा। क्यू एक्स, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स क्यों आया, क्योंकि हर एक्स के साथ माई फेज इज चेंजिंग, क्योंकि एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ओम इज सिटिंग हियर, अमन इज सिटिंग हियर, बालाजी इज सिटिंग हियर। ओम ने अपनी एनर्जी अमन को दी, ओम मीन से थोड़ा आगे गया था एनर्जी मिलने के बाद, बालाजी थोड़ा सा और आगे गया, अमन थोड़ा सा और आगे गया। हर पार्टिकल का एक्स के साथ एनर्जी नई नई मिलने की वजह से हर पार्टिकल का एक्स के साथ पोजीशन जो फेज है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। चेंज होता जा रहा है। इसीलिए इसके जनरल इक्वेशन में क्या आया, ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब ये जो फेज है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फेज, दिस इज योर थीटा, दिस थीटा ऑफ एवरी पॉइंट इज चेंजिंग विथ एक्स बिकॉज एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर अब स्टैंडिंग वेव को समझो जरा। स्टैंडिंग वेव में जो नोड्स है, ये नोड्स तो बिल्कुल वाइब्रेट होते ही नहीं, मतलब समझ सकते हो x इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड इज, ये बिल्कुल मूव ही नहीं होते, एम्पलीट्यूड इज 0, जीरो एम्पलीट्यूड इज 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे आपका एम्पलीट्यूड मूव ही नहीं होता, एम्पलीट्यूड है ही नहीं कुछ। मींस कहीं ना कहीं यही पॉइंट दिखा रहा है कि एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ x। हर पार्टिकल का एक अलग एम्पलीट्यूड है x पे, यहाँ पे हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग नहीं था, एम्पलीट्यूड सबका सेम था। चेंज क्या हो रहा था, चेंज क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, फेज एनर्जी चेंज हो रहा था, करेक्ट, एनर्जी चेंज हो रहा था, फेज चेंज हो रहा था। यहाँ पर एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल का अलग होगा, इसका एक्स इज इक्वल टू हो सकता है इसका थोड़ा सा ज्यादा हो, इसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड और ज्यादा हो, इसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड और ज्यादा हो, इसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड और ज्यादा हो, प्रोग्रेसिव वे इसका में सबसे मतलब मैक्सिमम हो। एम्पलीट्यूड सेम है पूरा। हाँ, इसमें एम्पलीट्यूड पूरा सेम है, सब पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, सबके एसएचएम का एम्पलीट्यूड इज सेम। यहाँ पे सबके एसएचएम का एम्पलीट्यूड इज नॉट सेम, मींस एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग विथ एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का बिल्कुल एम्पलीट्यूड नहीं है, जिसको हम नोड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडिंग वेव। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, इस वजह से प्लीज ध्यान से समझो, अगर मैंने एक टाइम टी पे सबको देखा, एक टाइम टी पे अगर मैंने सबको एक साथ देखा, मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी, जब एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रही है तो उस पार्टिकल के पास भी उतनी एनर्जी होगी, इस पार्टिकल के पास भी उतनी ही एनर्जी होगी, इस पार्टिकल के पास भी उतनी ही एनर्जी, सारे पार्टिकल्स के पास सेम एनर्जी है, कोई कहीं एनर्जी कम ज्यादा नहीं हो रही है। तो ये पार्टिकल, सिर्फ इसको छोड़ो, ये वाला पार्टिकल हटा दो क्योंकि ये फिक्स्ड पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल से देखना शुरू करते हैं, इस पार्टिकल से देखना शुरू करते हैं। अगर इस पार्टिकल का फेज इज, लेट अस से फेज इज पाई, तो सेम टाइम पे मैं सबको देख रही हूँ, सेम टाइम पे मैं सबको देख रही हूँ, और एक्स के साथ पार्टिकल का फेज क्यों चेंज हो रहा था, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। अब यहाँ पे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो सारे के सारे एट दिस पर्टिकुलर टाइम पाई फेज पे ही बैठे होंगे, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती तब तो वो पीछे जाता, एनर्जी तो ट्रांसफर ही नहीं हो रही है। तो जब सबके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, सबके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका पीछे, उस पर्टिकुलर टाइम पे सारे पार्टिकल्स जो होंगे सेम फेज पे बैठे होंगे, मतलब उसके फेज को एक्स से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर ये मीन से ऊपर बैठा है तो ये भी मीन से थोड़ा ऊपर बैठा होगा, 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 ये वापस मीन पे एनर्जी देकर आता तो फेज चेंज हो जाता, बट यहाँ पर सबका फेज क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए इसके फेज को नहीं है सब। लेट्स कंसीडर, अब यहाँ पर तुम लोग बैठो, यहाँ पर ओम को बिठा दिया, यहाँ पे अमन को बिठा दिया, यहाँ पे बालाजी को बिठा दिया। अब मैंने क्या बोला, तुम लोगों को किसी को भी एनर्जी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, और सबको बोला कि वाइब्रेट करना शुरू करो, सबके पास सबको बोला वाइब्रेट करना शुरू करो।
मैंने एक सेकंड के बाद सबको देखा, जब कोई एनर्जी अपनी कम कर ही नहीं रहा है देख के, तो हर पार्टिकल उस पर्टिकुलर टाइम टी के बाद उसी पोजीशन पे बैठा हुआ मिलेगा जिस पोजीशन पे ओम बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे ओम ने किसी को अपनी एनर्जी देकर अपनी एनर्जी कम की नहीं है। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर की वजह से हर पार्टिकल का फेज अलग अलग था, यहाँ पर हर पार्टिकल अपना एनर्जी ब्लॉक करके बैठा है। तो जब मैं टाइम टी के बाद जब सबको एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ, तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि एवरी पार्टिकल हियर, every particle is at the fixed position of their SHM. सब पार्टिकल का जो फेज है SHM पे सेम है, क्योंकि it is not changing with the X, it is not transferring its energy. Hope you are understanding. बोलो। अगर उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं रहा, फिर हम वो वेव बनाते रहने के लिए हाथ से तो एनर्जी दे ना, वो एनर्जी फिर देना पड़ेगा। करेक्ट है। वो किधर ट्रांसफर होता है फिर? नहीं, वो तो होता है ना। एक मिनट बालाजी, ये कंटिन्यूसली ये जाके आपने जब यहाँ से, आप जब इसको यहाँ से वाइब्रेट कर रहे हो, ये वॉल से जाके टकरा रहा है। स्टार्टिंग में तो ये प्रोग्रेसिव वेव है ना, उसके बाद इस पर्टिकुलर ये जो स्ट्रिंग होगा, वो स्ट्रिंग में जब वो ऊपर नीचे स्ट्राइक कर रहा है, जब वॉल उसको धक्का मारा है, वॉल तो धक्का मारेगा ना, जब यहाँ पे एनर्जी आई वॉल उसको धक्का मारेगा, करेक्ट है ना? तो वो जब धक्का मारेगा, जो क्रस्ट था वो ट्रफ बनेगा, फिर वॉल धक्का मारेगा, ट्रफ था वो क्रस्ट बनेगा, कंटिन्यूसली होने वाला है। इसकी वजह से तुमको लूप मिलता है। तो वो जब धक्का मारेगा तो कुछ एनर्जी तो खत्म होती जाएगी। समझ में आया? नहीं मींस आप बोल रहे हो एक बार वो स्टेशनरी बन गया तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता ना? हाँ, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। फिर मींस वो जब वेव बनाने के लिए हम तो हाथ से एनर्जी देते रहते ना स्टेशनरी बनने के बाद भी। हाँ, तो स्टार्टिंग में लिसन, स्टार्टिंग में तो वो ट्रैवलिंग ही होता है ना बालाजी। स्टेशनरी बनता कब है? जब वो टकराता है और मीट करता है। स्टार्टिंग में तो आप ट्रैवलिंग ही दे रहे हो, बट ये जो अपोजिट डायरेक्शन से मीट कर बन रहे हैं, दैट रिजल्टेंट वेव इज योर स्टेशनरी। तो स्टार्टिंग में तो आप एनर्जी ट्रांसफर ही करते हो। स्टार्टिंग का नहीं मैं, उसके बाद जब वो स्टेशनरी बन जाता है और जैसे वीडियो में डेमो, स्टेशनरी बनने के बाद भी एनर्जी देते रहते, वो कैसे ट्रांसफर होता है? हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि जब कंटिन्यू दो प्रोग्रेसिव वेव को मिलाते रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, कंटिन्यूसली आप दो प्रोग्रेसिव वेव को मिलाते रहते हो, और हर बार जब वो बहुत फास्ट होता है तो हर बार वो जो आपको लूप जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, वो हर बार आप जब एनर्जी देते जा रहे हो और रिफ्लेक्ट होकर दो मिलता जा रहा है, मींस यू आर कंटिन्यूसली गिविंग द एनर्जी। मैंने वही बोला कि आप स्टार्टिंग में आप प्रोग्रेसिव देते हो, पर जो रिजल्टेंट आप टकराने के बाद देखते हो वो आपका स्टेशनरी होता है। अच्छा, मतलब जो एनर्जी हम लोग वो स्टेशनरी बनने के बाद भी देते हैं, वो भी प्रोग्रेसिव बन के फिर स्टेशनरी बनता है। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोग्रेसिव से ही रिफ्लेक्शन से तो स्टेशनरी का रिजल्टेंट बनता है। समझ गया। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंडिंग कि इन सारे पार्टिकल्स का यहाँ पे पार्टिकल स्पेस के साथ चेंज होता है, यहाँ पे सारे पार्टिकल स्पेस के साथ, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स का ट्रैवलिंग वेव में फेज चेंज होता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पे पार्टिकल्स के एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, तो जब आप एक टाइम पे देखते हो तो सब पार्टिकल्स एक ही फेज पे बैठे होते हैं, दैट इज ओमेगा टी। सारे पार्टिकल्स का फेज इज सेम, so your phase here does not depends on x, which simply says that your wave is neither moving to the left nor moving to the right. उसी पॉइंट पे वो waves वहीं पर अटके हुए हैं। hope you are understanding। चीजें क्लियर है? should I move ahead? समझा ये दोनों का डिफरेंस? मैम एक डाउट पूछ रहा हूँ, दो वेव प्रोग्रेसिव वेव आके मिलेंगे, ओके, तो फिर फर्स्ट टाइम आके मिले एक स्टैंडिंग वेव होएगा जनरेट, ठीक है, वो उसका जो एंटी नोड्स रहेगा वो लूप में वाइब्रेट होएगा। हाँ, और एंटी नोड्स के बाकी के पार्टिकल्स भी राइट साइड लेफ्ट साइड के, सिर्फ नोड्स जो है वो नहीं मूव होंगे, करेक्ट? अब मैम लेकिन एंटी नोड्स कितने टाइम तक मूव होंगे? उनको और भी एनर्जी चाहिए रहेगा ना, तो फिर नोड्स तो लेकिन पास आउट नहीं करते ना। नहीं, नोड्स से एंटी नोड्स तक कैसे जाएगा? नोड ये यहीं पे रुका हुआ है। सुनो, ये वहीं पे बैठा हुआ है। अब नया एनर्जी जो आपने प्रोग्रेसिव वाला दिया वो तो पास होगा ना। हाँ, जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ वो भी प्रोग्रेसिव था, वो भी पास होगा ना। हाँ, तो ये जो नया वाला वेव आएगा ये तो अंदर घुस सकता है ना। एक बार अंदर घुस गया, ट्रांसफर तो हुआ ना, लेकिन एनर्जी का प्रोग्रेसिव वेव का ट्रांसफर हुआ ना। जो रिजल्टेंट हुआ वो थोड़ी कुछ ट्रांसफर कर रहा है।
ये जो रिजल्टेंट है ये मेरा स्टेशनरी है ना, प्रोग्रेसिव वेव का ट्रांसफर हुआ ना। एक बार प्रोग्रेसिव अंदर रिजल्टेंट में मिक्स हो गया, अब ये कोई एनर्जी नहीं ट्रांसफर करने वाला, फिर नया प्रोग्रेसिव आया इसके साथ मिक्स हो गया, इसीलिए तो आपको कंटिन्यूसली ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। नहीं, क्योंकि देखो यहाँ मैम, से अंदर एक वेव कंटिन्यूसली आया, दूसरा वेव सामने से भी आया, एक प्रोग्रेसिव वेव बनाया, ओके, पार्टिकल्स प्रोग्रेसिव एक वेव बार अपना ये लूप बना दिए, ओके, अब सेकंड टाइम भी जब होएगा तो वो पार्टिकल्स को लूप बनाने में एनर्जी तो लगेगा ना। एक मिनट, ओम क्यों कंफ्यूज कर रहा है सबको? मैम ये वो तो लूप ऑलरेडी कैसा आप लोग बनाएगा? क्या फिर वो लूप और हमको एक क्यों बार दिखता है? लूप क्यों दिखता है हमको? तुमने अगर वो वीडियो देखा हो, लूप तब दिखता है जब वो बहुत फास्ट होता है। हाँ जब उस चीज को आप बहुत फास्ट करते हो तो आपकी हाँ आईज डिटेक्ट नहीं कर पाती उसको, उस चेंज को आपकी आईज डिटेक्ट नहीं कर पाती, तब आपको वो लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन वो लूप जैसा स्ट्रक्चर समझो एक बार दिखा, सेकंड टाइम उसको वापस वैसा होने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए ना। वो बाहर से प्रोग्रेसिव आ रहा है ना, प्रोग्रेसिव तो बाहर से आ रहा है ना स्टेशनरी के अंदर एंटर करने के लिए। ट्रांसफर तो हुआ ना फिर। प्रोग्रेसिव का हुआ नाम ओम, स्टेशनरी मैम। बनने के बाद किधर कुछ ट्रांसफर हुआ है? हेलो मैम। यस मैम अभी कंफ्यूज हो रहा है पूरा। ये ओम, ओम अब तू शांत बैठ, ठीक है। ये सो y is equals to a sin of omega t। अब मैं लास्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इसका। ये फेज, इसका मतलब ये समझा रहा है कि स्टेशनरी वेव के एक लूप में सारे पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो साथ चेंज होता है at x equals to 0, that is this at this x position your amplitude is almost 0, but बाकी के जो एम्पलीट्यूड है it changes with x, इसीलिए your amplitude is a function of cos of 2 pi x by lambda, means your amplitude is a function of x. Now this part is explaining that कि अगर आपने एक टाइम t के बाद हर पार्टिकल को देखा तो हर पार्टिकल एक सेम फेज पे मिलेगा, मींस हर पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल यहाँ पे 5/2 बना रहा है तो ये भी पार्टिकल 5/2 बनाएगा, ये भी 5/2, ये भी 5/2, ये भी 5/2, क्योंकि कोई भी अपनी एनर्जी देकर पीछे नहीं जा रहा है, सबकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो मींस इसका जो फेज होता है उसको एक्स से कोई फर्क पड़ता नहीं है, फेज इज सेम एट द सेम टाइम। अगर आपने टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे सारे पार्टिकल्स को देखा तो सारे पार्टिकल्स का एंगल एट दैट टाइम विल बी π/2 ओनली। अगर एक π/2 बना रहा है तो बाकी के सारे भी π/2 पे बैठ, तो x के साथ नोट्स पार्ट को छुके, x के साथ किसी भी पार्टिकल का फेज चेंज नहीं होता, फेज सीधा यहाँ पे चेंज होता है इन पॉइंट्स पे, वरना अंदर के जितने भी पार्टिकल है सबका फेज विल, क्योंकि फेज जो होता है वो x के साथ चेंज नहीं होता, और वो ना होने के पीछे, ये ना होने का एक्सप्लेनेशन यही है कि फेज तब चेंज होता है जब पार्टिकल अपनी एनर्जी आगे वाले को देते हैं या फिर पार्टिकल एनर्जी लेते हैं, पर यहाँ पर कोई पार्टिकल एनर्जी ना देता है ना लेता है, ना कोई पार्टिकल इस पर्टिकुलर लूप पे स्टेशनरी वेव बनने के बाद ना पार्टिकल एनर्जी देता है ना पार्टिकल एनर्जी लेता है, तो एनर्जी में कोई चेंजेस इनके नहीं आता, जिसकी वजह से अगर ये π/2 पे बैठा है तो ये भी π/2 पे ही होगा, ये भी π/2 पे ही होगा, ये भी π/2 पे ही होगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में सारे के सारे का जो फेज होगा वो सेम होगा, वो एक्स के पॉइंट्स के हिसाब से चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्स के पॉइंट्स के हिसाब से क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज 0 हो सकता है, यहाँ पे जो SHM बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड इज 1, यहाँ पे जो SHM बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड इज 2, यहाँ पे जो SHM बन रहा है एम्पलीट्यूड इज 3, 4, 5, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीनोड। फिर वापस एम्पलीट्यूड कम होना स्टार्ट हो गया, मतलब x के साथ एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM of all the particles changes, so amplitude is a function of x but phase is not a function of x। phase standing wave में हर पार्टिकल का फेज जो होता है वो सेम होता है, बिकॉज ना कोई एनर्जी देता है ना कोई एनर्जी लेता है, तो जब सबको एक साथ आप देखते हो तो सब सारे के सारे एक ही पोजीशन पे दिखते हैं हमको। क्लियर विद द पार्ट, समझा? क्लियर है सबको? अगर आंसर
आंसर नहीं करोगे तो आई एक्सेप्ट कि क्लियर है एंड आई मूव अहेड। हाँ मैम क्लियर है। अमला आर यू देयर? हेलो मैम। अमला ये चीजें समझी है? Why I'm हाँ saying all the particles have same phase? हाँ मैम। Why I'm saying amplitude is a function of x? समझा? हाँ मैम। Okay. Shrishti, are you there? Shrishti? नहीं है क्या? Fine. So this was all an explanation of your standing wave. Now, as I've already explained, there are two parts, nodes and antinodes. जरा उसका conditions देखते हैं. Let us consider I am vibrating a string. मैं एक string के ऊपर एक jerk create किया. जो positions freely move हो सकते हैं, वहां पर mostly हमेशा antinodes बनते हैं. और जो positions freely move नहीं हो सकते, क्योंकि वहां के पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, वहां पर हमेशा नोड्स बनते हैं. ये आपको दिमाग में रखना है. जो इजीली मूव हो सकते हैं वहां पर हमेशा एंटीनोड बनते हैं, और जो इजीली मूव नहीं हो सकते, जिनका मूवमेंट होता ही नहीं है, वहां पर हमेशा नोड्स बनते हैं. ये पॉइंट पे पार्टिकल को दो रिफ्लेक्शन के बाद दो डायरेक्शन मिलने वाला है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ही इस पॉइंट पे 0 हो जाती है. बाकी जगह पे एनर्जी की वेलोसिटी 0 हुई है, बट नोड्स पे पार्टिकल की ही वेलोसिटी 0 हो जाती है. एम्पलीट्यूड ही पार्टिकल का 0 हो जाता है. ओके, सो दिस आर द नोड्स. सो मैंने एक ऐसा एक जर्क दिया, यहाँ से क्रस्ट गया, क्रस्ट यहाँ पे जाके ट्रफ, ये ट्रफ गया, ट्रफ यहाँ पे जाके टकराया. टकराने के बाद आपको पता है कि ये जो है ये ट्रफ, ये क्रस्ट बन जाएगा. जैसे ये क्रस्ट आके इसको टकराएगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन. ऑफ कोर्स ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगा. सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर, दिस लूप विल फॉर्म योर स्टैंडिंग वेव. Now, in this loop, this point is called as antinode क्योंकि ये easily vibrable, इसका maximum displacement है. So आप एक चीज देख सकते हो, नोड एंटीनोड हमेशा अल्टरनेट में बनते हैं. नोड एंड एंटीनोड हमेशा अल्टरनेट बनाए जाते हैं. Let us try to understand the condition कब नोड बनेगा इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में और कब एंटीनोड बनेगा. We will understand that. Let's go ahead with the condition. Let's go ahead with the condition of a node. Condition of node. अब मुझे पता है कि नोड बनाने के लिए नोड पर हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है. एम्पलीट्यूड एट द नोड इज 0. करेक्ट है, क्योंकि नोड के पार्टिकल्स, बिल्कुल नोड के पार्टिकल्स का जो एसएचएम होता है वो होता ही नहीं है. उनका एम्पलीट्यूड पूरी तरीके से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. नाउ योर एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2a cos of 2 pi x by lambda that is equals to 0. करेक्ट है. अब ये 2a नीचे चला गया. This will be cos of 2 pi x by lambda is equals to 0. अब यहाँ पे cos of 0 कब आता है, when it is cos of 0. अगर मुझे दोनों साइड cos चाहिए, cos का 0 कब आता है, when it is pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on. करेक्ट है. So cos का 0 कब आता है, when it is n pi by 2. cos of pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, n pi by 2 नहीं होगा, 2 pi by 2 पे is different. So cos of 0 तब आता है when, cos of 0 कब आता है, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on. करेक्ट है. so यहाँ पे मैं cos pi by 2 रिप्रेजेंट करूंगी. so this will be cos of 2 pi x by lambda. let us say first one, let us take first one. this will be cos of pi by 2. cos get cancelled, you got 2 pi x by lambda is equals to pi by 2. This pi got cancelled, lambda ऊपर भेज देते हैं. So x is equals to, ये 2 नीचे भेज दो, it will be lambda by 4. मतलब पहला नोड कहाँ पे फॉर्म होगा, जब x is equals to lambda by 4 का कंडीशन आएगा. अब जरा इसको देखो, अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूं इस वेव को, इसका लैम्बडा कहां पर आएगा, वेयर इज द टोटल लैम्बडा, दिस पार्ट इज लैम्बडा बाय 4. ये वेव के आधे का आधा है, दिस इज लैम्बडा बाय 4. तो पहला नोड कहां पे बन रहा है, जब लैम्बडा बाय 4 कवर हुआ है, व्हेन नेक्स्ट इज लैम्बडा बाय 4. कैन यू सी दिस, ये वेव ऐसा कुछ है, जरा इसको ध्यान से देखो.
ये पार्ट जरा इसको ध्यान से देखो, ये एवरीवन, ये वेव यहाँ से शुरू, नॉर्मली आपने वेव ऐसा देखा है, मैं ये कॉस वेव है, अगर ध्यान से देखो इट इज इन कॉस वेव, इसीलिए देखो आपका एम्पलीट्यूड कॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज इन कॉस वेव। इसको ध्यान से देखो, दिस इज लैम्डा बाय 4, यहाँ तक ये जो आधा है दिस इज लैम्डा बाय 4, दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाय 4 एंड दिस पार्ट इज लैम्डा बाय 4, मतलब ये पूरा एक वेव हो गया। और 4 लैम्डा बाय 4 क्या होता है, अगर 4 लैम्डा बाय 4 को ऐड करो तो इट विल रिजल्ट इनटू लैम्डा, मतलब पहला नोड कहाँ पे बनता है, पहला नोड कहाँ पर बन रहा है, when it is at x is equals to lambda by 4, when it have covered lambda by 4, clear? So first node is formed at lambda by 4, second node कहाँ पे आएगा जरा देखते हैं, second node 3 pi by 2 पे होगा, let's try to find करके बताओ जरा, second node कहाँ पे आएगा, second node कहाँ बन रहा है जरा बताओ everyone। 3 lambda by 4. Exactly, 3 lambda by 4। तो जरा देखते हैं इस डायग्राम से परफेक्ट आ रहा है क्या, lambda by 4, this is second lambda by 4, this is third lambda by 4, मतलब third lambda by 4 के बाद second node आता है। Hope you are understanding, समझा कंडीशन क्या है, किसी को कुछ डाउट है प्लीज हियर आस्क। हमने नोड की कंडीशन निकाली है कि नोड कब बनता है, तो वी सेड नोड पे एम्पलीट्यूड हमेशा 0 होता है, नोड पे एम्पलीट्यूड अगर हमेशा 0 होता है इट मींस दैट कि 2a cos of 2 pi x by lambda is equals to 0, cos of 2 pi x by lambda is equals to 0, then what, cos of 0 कब आता है, it is pi by 2, 3 pi by 2, मैंने cos of पहला नोड निकालने का कंडीशन निकाला, पहला नोड मुझे कहाँ मिला, cos got cancelled, so जब x is equals to lambda by 4 कवर होता है, जब lambda का 4th पार्ट कवर होता है, 1/4 पार्ट कवर होता है, सॉरी 1/4 पार्ट कवर होता है, तब हमारा फर्स्ट नोड बनता है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, कुछ डाउट है, should I go ahead with the condition of antinode, should I go ahead with the condition of antinode everyone? Okay, let's go ahead with the condition of antinode। condition of antinode क्या है, what is condition of antinode, condition of antinode, antinode कौन सी पोजीशन है जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम and amplitude is also maximum, करेक्ट, एम्पलीट्यूड इज आल्सो मैक्सिमम। अब जरा बताओ, एक वेव ए के एम्पलीट्यूड से मिला है, दूसरा वेव भी ए के एम्पलीट्यूड से मिला है, तो अगर दोनों वेव का फेज लेट अस से फेज इज सेम, क्योंकि आपको पता है इस पर्टिकुलर पूरे लूप में सबका फेज इज सेम, सारे पार्टिकल्स का फेज इज सेम, सो ए प्लस ए टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, टोटल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट वेव का 2a, पहला जो वेव रिफ्लेक्ट हुआ उसका एम्पलीट्यूड वाज a, जो नया वेव आकर इसको स्टैंडिंग वेव बना रहा है उसका एम्पलीट्यूड इज आल्सो a, तो रिजल्टेंट वेव अगर आपको याद हो मैक्सिमम बनता है, सो दैट विल बी योर 2a। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेव, एक a था, दूसरा पीछे से आके एक और a मिला, a plus a becomes 2a, so that is why this point is called as antinode, maximum displacement। so condition for antinode जहां पे your amplitude is 2 times of a, पहले वाले का a दूसरे वाले का a मिला के टोटल एंटीनोड का जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा, 2a बनेगा। so let's go ahead, let's try to understand। x is equals to, हमको पता है, सॉरी a is equals to हमने क्या बोला था, 2a cos of 2 pi x by lambda। अब एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए फॉर एंटीनोड, cos of 2 pi x by lambda is equals to 2a, this got cancelled, cos of 2 pi x by lambda is equals to 1, cos of 1 कब आता है, when cos is 1, cos of 1 कब आता है, cos 0, it can be plus minus 2, करेक्ट, क्योंकि क्रस्ट होगा तो प्लस 2a, ट्रफ होगा तो माइनस 2a, तो इट विल बी प्लस माइनस 1, करेक्ट है। क्रस्ट ट्रफ दोनों के कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए चलना है, क्रस्ट भी हो सकता है ट्रफ भी हो सकता है, तो इट कैन बी प्लस माइनस 2a, प्लस 2a ऊपर भी बन सकता है, माइनस 2a नीचे भी बन सकता है, तो जनरल कंडीशन के साथ जाते हैं।
और ये प्लस माइनस 1 कब कब आता है? cos of 2 pi x by lambda, here cos of 2 pi x by lambda is equals to plus minus 1. cos of plus minus 1 कब आता है? when it is either it is 0 or it is pi or it is 2 pi, 3 pi and so on. So let's talk in the terms of 0. Let's talk in the terms of 0. So when we talk in the terms of 0, cos of 2 pi x by lambda is equals to cos of 0. Correct है? Cos got cancelled. 2 pi x by lambda is equals to 0. So x is equals to, जो सबसे पहला एंटीनोड बनेगा वो x is equals to 0 पे बनेगा. देखो जरा, सबसे पहला एंटीनोड यहीं से देखना स्टार्ट किया ना, जहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं उसको x is equals to 0 बोल देते हैं. So पहला एंटीनोड, सबसे पहला एंटीनोड कहाँ पे बन रहा है? At x is equals to 0. अब दूसरा एंटीनोड का कंडीशन निकालो जरा. दूसरा एंटीनोड कहाँ आता है? फाइंड आउट द सेकंड एंटीनोड कहाँ बनता है? फाइंड आउट द सेकंड एंटीनोड कहाँ बनता है? x की वैल्यू बताओ कहाँ पर बनता है? लैम्डा बाय 2. लैम्डा बाय 2. देखते हैं बन रहा है क्या. लेट्स गो अहेड. दिस इज लैम्डा बाय 4. दूसरा एंटीनोड यहाँ पर है ना. सेकंड एंटीनोड इज हियर. लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4. कितना लैम्डा कवर होने के बाद सेकंड एंटीनोड आ रहा है? दैट इज लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4. So this becomes 2 lambda by 4. That is equals to lambda by 2. Lambda by 2. Means it is correct कि second एंटीनोड हमारा lambda by 2 पे आता है. Understood? समझा कंडीशंस क्या है? Let us represent it in a general equation. एक लास्ट पॉइंट समझते हैं, उसके बाद we will stop. नोड का जनरल इक्वेशन. हमको पता है नोड कहाँ पर बन रहा था. पहला नोड वाज एट फर्स्ट नोड कितना कवर करने के बाद बन रहा था? लैम्डा बाय 4. करेक्ट. दूसरा नोड कहाँ पे बन रहा था? 3 लैम्डा बाय 4. 3 लैम्डा बाय. तीसरा कहाँ बनेगा? 5 लैम्डा बाय 4. चौथा कहाँ बनेगा? 7 लैम्डा बाय 4. ऐसे बनते जाएगा. 9 लैम्डा बाय 4. अब हमको एक जनरल इक्वेशन देना पड़ेगा नोड के कंडीशन के लिए. तो दैट जनरल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, फॉर नोड इट इज 2p minus 1 lambda by 4. p is equals to 1, 2, 3 and so on. ये जनरल इक्वेशन है. जनरल वे में रिप्रेजेंट किया. अगर p is equals to 1 डाला, तो 2 into 1 is 2, 2 minus 1 is 1. तो पहला नोड कहाँ बन रहा है? लैम्डा बाय 4 पे. फर्स्ट नोड इज एट लैम्डा बाय 4. अगर p is equals to 2 डाला, 2 2 is 4, 4 minus 1 is 3. So दूसरा नोड कहाँ बनेगा? 3 लैम्डा बाय 4. p is equals to 3 डाला, 2 3 is 6 minus 1, 5 lambda by 4. So this is the general way of representing a node. 2p minus 1 lambda by 4. ठीक है? Let's discuss about anti-node का condition. Anti-node का condition. Okay. Now here पहला anti-node कहाँ बना था? x is equals to 0 पे. दूसरा कहाँ बना था? एवरीवन जरा बताओ, दूसरा कहाँ बना था? लैम्डा बाय 2. लैम्डा बाय 2 पे बनेगा. लैम्डा बाय 2 पे बना था. करेक्ट. सो दूसरा बना था लैम्डा बाय 2. तीसरा आपका बनेगा लैम्डा पे. चौथा बनेगा 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन. अब इसका एक जनरल इक्वेशन लिखना पड़ेगा. सो सिंपली वी विल राइट x is equals to np by 2. n is equals to p by 2. x is equals to p lambda by 2. अब p की वैल्यूज यू कैन सब्स्टिट्यूट. अगर 0 डालोगे तो पहला एंटीनोड कहाँ बन रहा है? 0 पे. p is equals to 1 डालोगे तो दूसरा कहाँ बन रहा है? लैम्डा बाय 2. p is equals to 2 डालोगे so it will be 2 lambda by 2, that is lambda. So this is a general equation to represent an antinode. समझा? हाँ मैम. कुछ डाउट है यहाँ तक? नो मिस. अब एक लास्ट पार्ट जरा ऑब्जर्व करो. एंटीनोड और नोड के बीच में कितना डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है लैम्डा के टर्म्स में? एंटीनोड और नोड के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? लैम्डा बाय 4. लैम्डा बाय 4. इट इज ऑलवेज लैम्डा बाय 4. नोड और नोड के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? एक नोड और दूसरे नोड के बीच में
लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। एक एंटी नोड और एक एंटी नोड के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2 lambda by 2 लैम्डा बाय 2। दिस इज लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। समझ में आया? आपके एक वेव को आपका एक 4 लैम्डा बाय 4 में डिवाइड होता है। सो दिस इज लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। मतलब एक चीज और क्लियर हुई, एंटी नोड और नोड के बीच में हमेशा डिस्टेंस कितने का होता है? लैम्डा बाय 4 का। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में हमेशा कितने का डिफरेंस होता है? लैम्डा बाय 2 का। नोड और नोड के बीच में भी हमेशा कितने का डिफरेंस होता है? लैम्डा बाय 2 का। होप यू हैव अंडरस्टूड द कंडीशन ऑफ नोड, एंटी नोड एंड एवरीथिंग। चीजें क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड हियर। एंड मैं फिर अनाउंस करती हूँ होमवर्क। मीत